सर अभी यूपी पीसीएस नॉर्मलाइजेशन जो लगातार हो रहा है, मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए बोला जा रहा है, तो अभी लगातार एग्ज़ाम भी टाइम पे नहीं हो रहा, तो छात्रों का मुखर्जी नगर या नेहरू विहार में काफ़ी विरोध हो रहा है। इस पर आपका क्या? देखिए, अभी जो डेट चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस रेशियो में पॉपुलेशन है दोनों स्टेट में और जितने स्टूडेंट हैं, उस रेशियो में जॉब निकल नहीं रही है। पहले ये था, पहले उठा के देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज ज़्यादा आती थी। इस टाइम पे बहुत मिनिमम कर दिया गया है और मिनिमम के अलावा टाइम पे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि जिनकी एज निकल रही है। तो एक तो इस पॉइंट पे पूछना होगा, गवर्नमेंट को समझना होगा। सेकेंडरी ये है कि स्टेट को ये समझना होगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहते तो कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे बच्चों के करियर का सेटलमेंट हो सके। अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करते हैं तो उसके लिए भी आप मैनेजमेंट करिए, नहीं तो फिर गवर्नमेंट जॉब जो है उसको कंटिन्यूसली निकाला जाना चाहिए। लगातार पेपर टाइम पे नहीं हो रहा है, पिछले 1 साल से कैलेंडर्स जारी हो चुके हैं, फिर भी टाइम पे पेपर नहीं हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन की इस तरह की बात में उलझाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं यूपी के छात्रों के साथ सरकार भेदभाव या खिलवाड़ करना चाहती है? नहीं, देखिए, मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी गवर्नमेंट हो, आप ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं लैकनेस तो है। क्योंकि कितने पेपर ही हो रहे हैं, 1 साल में 2-4 पेपर कराना है, वो भी अगर टाइम से ना हो पाए तो ये तो गवर्नमेंट का फेलियर ही माना जाएगा ना। तो इस चीज़ को सही कराया जाना चाहिए और टाइम से पेपर हो, ताकि वो लड़के, एक तो जिनकी एज की प्रॉब्लम है कि जो उससे निकल रहे हैं, सेकेंडरी जो नए भी बच्चे हैं, तो अब वो पेपर के चक्कर में ये थोड़े कि इस साल होना है पेपर, हो दूसरे साल, तो उनका भी टाइम ख़राब होता है। तो ये चीज़ें सही होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि सरकार इस तरह से लगातार अगर टाइमिंग हो रहा है, पेपर लेट हो रहा है, एज जा रही है, तो क्या इससे रिलैक्सेशन वगैरह आगे बढ़ना चाहिए? नहीं। अब देखिए, ये जो ये आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कि एज पे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि 26 कर देना चाहिए अगर यूपीएससी की बात करें, और स्टेट पीसीएस में भी 30 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। ये इसलिए होगा कि जिन लड़कों की यहाँ ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आप यहाँ मुखर्जी नगर जोन में घूमेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक जो पढ़ने लिखने की उम्र होनी चाहिए उसके बावजूद भी प्रिपरेशन में लोग लगे रहते हैं। तो वो चीज़ें ना ख़राब हो, क्योंकि कैरियर बनाने का भी एक टाइम होता है। ये अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं कि बच्चे जिस टाइम में उनको गृहस्थ जीवन में उतरना चाहिए उस टाइम में भी वो पेपर ही दे रहे हैं। तो मेरा तो नज़रिया इस पे थोड़ा सा अलग है कि एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी है। हाँ, सवाल, आप नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? देखिए, मैं किसी चीज़ का विरोध या समर्थन नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बोलूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बिना बहानेबाजी किए साल भर में अगर कैलेंडर में 4 पेपर निकालती है, 5 पेपर अगर एग्ज़ाम्स के निकालती है, तो उसको टू द पॉइंट उस टाइम पे कराए, ताकि स्टूडेंट का कैरियर ना ख़राब हो। उससे फैमिली पे भी फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो आप बहानेबाजी मत करिए, गवर्नमेंट के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, बहुत कुछ होता है, और आप चाहें तो इस एग्ज़ाम को करा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पास इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसियाँ होती हैं। ये पेपर लीक की जो समस्या है, ये बहुत शर्मनाक समस्या है, तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए सर, अभी नॉर्मलाइजेशन पे क्या बोलना चाहते हैं? सर बोलेंगे, सर को ले जाए। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, सर जानते हैं अभी इस पर नॉर्मलाइजेशन पे क्या आप बोलना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन पे सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कहीं न कहीं से एक एग्ज़ाम लटकने का मामला है इसमें। अब आप समझो कि नॉर्मलाइजेशन का सीधा शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो इतिहास के विषयों में किन प्रश्नों को कठिन माना जाए और फिर किन प्रश्नों को सरल। अगर 2 फेज में एग्ज़ाम, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होगा कि 2 अलग अलग दिन अलग अलग एग्ज़ाम होगा, तो अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उनके अलग अलग सवाल आएंगे। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में कौन सा सवाल कठिन है और कौन सा सवाल सरल है, यही है नॉर्मलाइजेशन। इसको नॉर्मलाइजेशन करेगा आयोग, और इस किस बिहाफ पे करेगा कि कौन सा कठिन था, कौन सा सरल। हो सकता है जो सवाल मेरे लिए सरल था सामने वाले के लिए कठिन था, या मेरे लिए जो सवाल कठिन था वो सामने वाले के लिए सरल था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीज़ों में सरकार को, मतलब कि छात्रों को भटकाना और फिर उसके बाद कोर्ट में जाना मैटर। वैसे भी छात्र इन बातों को लेकर कितना मजबूर और परेशान है कि पिछले कई सालों से वैकेंसियाँ आ रही हैं तो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। पहली बात तो वैकेंसी ही नहीं आ रही है,
और वैकेंसी आ भी रही है तो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं सही टाइम पे, और एग्ज़ाम आ भी रहे हैं, हो भी रहे हैं, तो उसका सही तरीके से क्या कहते हैं फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कभी पेपर लीक की समस्या, कभी कुछ हो जा रहा है। और एग्ज़ाम के जो पोस्ट हैं वो केवल एग्ज़ाम के टाइम इलेक्शन टाइम पे ही आ रही हैं। ठीक ठाक अगर पोस्ट की हम बात करें तो केवल इलेक्शन के टाइम पे ही आती हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यूपीएससी का जिस प्रकार से कैलेंडर यूपीएससी 1 साल के अंदर जारी करता है, अब टू द पॉइंट अगर कोई बड़ी आपदा या बड़ी घटना नहीं हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो एग्ज़ाम करा पाने में सक्षम है। 1 साल पहले ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी जिस प्रकार से कैलेंडर जारी कर रहा है और 1 साल का पहले से ही रोड मैप तैयार कर देता है कि कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, मैं कहता हूँ कि पोस्ट चाहे जो रहे, ठीक उसी प्रकार से अगर स्टेट आयोग अगर ऐसा करना प्रारंभ कर दें तो क्यों लड़कों के जीवन में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव क्यों आएगा। आप सोचो कि जब राष्ट्रीय लेवल पर यूपीएससी कंडक्ट एग्ज़ाम करा सकता है तो स्टेट पीसीएस अपने स्टेट में उसके पास इतना सुविधाएं होती हैं कि वो बहुत आराम से एग्ज़ाम को करवा सकता है और कराता आया है। लेकिन वही बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण और लड़कों के साथ भविष्य के खिलवाड़ हो रही है जिस प्रकार से, वो कहीं न कहीं से लड़का उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब उनके लड़कों की समस्याओं को केवल वही समझ सकते हैं, माता पिता भी उनके नहीं समझ सकते। उनके गार्जियन बस मतलब चाहते हैं जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, पैसे देते हैं, वो भी बेचारे आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन कब तक। ये चीज़ों को सरकार को बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है और इन दर्द को केवल छात्र ही समझ पाता है। आप देखो, एक तो वैकेंसी बहुत कम आती हैं और ऊपर से जब आ भी रही है तो एग्ज़ाम सही टाइम से हो ही नहीं रहा है। आप देखो, जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, जिन यूपीएससी का आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से दोबारा दिसंबर में, वो भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, संभावित तिथि है, हो सकता है कि एग्ज़ाम हो ही ना। अब इन आधार पर जिन छात्रों के जो उम्र ख़त्म हो रही है उनका जीवन तो अपने आप में व्यर्थ है ना। तो ये सरकार को समझने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप बात को, यही है समस्या। अब क्या ही बताया जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है तो आप लोग आगे क्या करेंगे इसमें? देखिए, सरकार से केवल हम लोग अपील कर सकते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, भारी संख्या में जाकर के वहाँ हम आयोग के सामने उपस्थित हो सकते हैं, दिल्ली से आवाज़ उठा सकते हैं। आयोग जहाँ पे है इलाहाबाद में, वहाँ से हम अपनी आवाज़, हमारे भाई उठा रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र से लेकर बहुत सारे लोग, हम लोग यही कर सकते हैं। अब गोली बम तो चलाएंगे नहीं, ना ही क्या कहते हैं बम धमाका करेंगे। अब ऐसे ही बात पे, चूँकि लोकतंत्र में आदमी लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी आवाज़ को उठाता है। अब लोकतांत्रिक तरीके से अगर आवाज़ सरकार नहीं समझ पा रही है, हम लोगों की समस्याओं से अवगत होने के बावजूद भी कदम नहीं उठा रही है, इसका मतलब है कि सरकार मतलब करना नहीं चाह रही है। स्वाभाविक सी बात है, इच्छा शक्ति की कमी। उसको पता है कि छात्रों से हमारी सरकारें बनती बिगड़ती नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि उनके पास जो भी उपाय हैं उनसे अपना सरकारें बन जाती हैं, और सारे जो भी उपाय हथकंडे हैं, रोज़गार एक क्या कहते हैं प्राथमिक विषय नहीं है उनके लिए। यही एक आरओ को लेके भी शिफ्ट में कुछ बदलाव हुआ, उस पर क्या था? किस में बदलाव हुआ है? आरओ को लेके। आरओ के लेकर के बदलाव यही हुआ है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। मतलब पहले हिंदी का जो 1 घंटे का जो अंतर होता था उसको एक साथ कराने की बात कही गई है, लेकिन उसमें भी मामला यही है ना कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, वो भी 2 शिफ्ट में करवाया जाने की बात किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा सही है। ऐसा होने से कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत की वजह से पेपर या ट्रांसपेरेंसी में कमी आ सकती है। ट्रांसपेरेंसी में कमी सीधा सीधा बताएं ना आपको कि कैसे आप अंतर कर पाएंगे कि कौन सा सवाल कठिन है और कौन सा सवाल सरल है। इस आधार पर आप कैसे तय कर पाएंगे कि मेरिट किसकी कितना होनी चाहिए। कोई 150 पाने वाला व्यक्ति 120 आ जा रहा है और 95 पाने वाला व्यक्ति 120 पा जा रहा है। इस बात का आप क्लियरिफिकेशन कैसे दे पाएंगे? पारदर्शिता की यही सबसे बड़ी समस्या है ना, इसी पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ है वो, कैसे आप बताइए, समझाइए कि कैसे आप किन आधार पर तय कर रहे हैं कि 140-50 वाला 120 में आ जा रहा है, 110 में आ जा रहा है, और क्या कहते हैं 90-95 वाला 120-30 पहुँच जा रहा है। इसको आप कैसे क्लियरिफाई कर पाएंगे? यही सी ट्रांसपेरेंसी की समस्या है ना देश में, इसी के लिए तो बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।